हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारा कंप्यूटरीकृत लेखांकन होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं साझेदारी की जो अध्याय 3 है, साझेदार का अवकाश ग्रहण निवृत्ति एवं मृत्यु वाले पाठ में जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था दोस्तों। उस पर हमने जो है नफ़ा का अनुपात और अन्य अनुपात की गणना को पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा हुआ था पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाना। हमने पढ़ा था जर्नल की एंट्री करना, कोई साझेदार जा रहा है तो उसको क्या क्या मिलने वाला है उसके हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो साझेदार जा रहा है या जिसकी मृत्यु हो गई उसको जो है उसके हिस्से का भुगतान करना होता है, तो उसको कैसे किया जाता है। तो आइए सीखते हैं दोस्तों। सीखने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, साझेदार को भुगतान 3 तरह से किया जा सकता है, 2 और ये 3 तरह से किया जा सकता है। इसमें पहला आपका क्या है, पहला विधि है कि आप जो साझेदार जा रहा है उसको तुरंत ही नगद उसके हिस्से का जितना भी आप पूंजी खाता में जितना भी उसका शेष निकल रहा है, जैसे हम पूंजी खाता बनाए है ना, तो उसमें देखिएगा कि उसको हम तुरंत नगद भुगतान कर देंगे। नगद भुगतान कर देंगे, जब भुगतान किए तो उसके बाद जाओ भगो तुम, हमको क्या लेना देना तुमसे, है ना। दोस्ती यारी रहेगी, मिलेंगे कभी शाम को पार्टी में, तो ये कोई मतलब नहीं। उसके बाद उसको नगद भुगतान करें। दूसरा विधि क्या होता है कि एक जो हम जो कहते हैं किस्त, या इसमें बनाना पड़ता है ऋण खाता। ठीक है दोस्तों, ऋण खाता। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों के यहाँ जरूर कोई ने गाड़ी लिए होंगे, कोई ना कोई ईएमआई में अगर आपने लिया होगा, तो जो ईएमआई है वही ये वाला सिस्टम है कि कोई साझेदार जाने वाला है उसके हिस्से का हमने गणना कर लिया, जितना भी आएगा उसके पूंजी खाते में। अब उसको हम जो है क्या करेंगे कि हम उसको नगद भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जितना शेष है उसमें से कुछ नगद भुगतान कर लिए, जितना भी हमारा बचा हमने उसको ऋण खाता में डाल दी। और फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे, एक नियमित अंतराल में हम किस्त बांधेंगे कि इतना इतना, और जो बचा हुआ पैसा है उस पर ब्याज दिया जाता है। तो ये दूसरा विधि है दोस्तों, है ना, ये विधि। और तीसरा है उच्चंद खाता, कहीं कहीं पर इसको भी उच्चंद खाता बोल देते हैं। ये दोस्तों साझेदार के क्या होता है कि एक टर्म रहता है उन लोगों के बीच में कि आप जब तक जियोगे, ठीक है, इसके भुगतान दो लोगों को कर सकते हैं। इस उच्चंद खाता से 2 लोग भुगतान करते हैं, एक साझेदार को और दूसरा मृत्यु की अवस्था में कोई साझेदार की मृत्यु हो रही तो उसके उत्तराधिकारी को। उच्चंद खाते जब मृत्यु वाला हो रहता है तो उत्तराधिकारी का खाता भी बनाया जाता है, उसी खाते को उत्तराधिकारी का खाता कहा जाता है, जो उच्चंद खाता रहता है उसको। तब इसमें उच्चंद खाता में क्या करेंगे हम, इन्वेंटरी सस्पेंस अकाउंट इसको बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भाई ये साझेदार से, हाँ भाई ये ऋण खाते की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि भाई ठीक है हम जो है आपको किस्तों में भुगतान करेंगे, तो आप जब तक जीवित रहे। अब देखिए जितना पैसा मान लो 50,000 निकल रहा है, तो क्या होता है कि 50,000 के भुगतान तक आप करोगे। अगर उससे पहले मर गए, मान लो ये जो 35,000 का भुगतान हुआ है इस साझेदार को और ये मृत्यु को प्राप्त कर लिया, तो शेष जो 15,000 है वो जो है जो विद्यमान साझेदार हैं, बचे हुए साझेदार हैं, वो अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं उसको। ठीक है मित्रों, ये इसी प्रकार जो है क्या होता है, अगर ये साझेदार मरा ही नहीं है ना, कब तक 50,000 भुगतान हो गया तब भी नहीं मरा, ठीक है, तो उसका क्या रहेगा कि उसके जीवन काल तक ये 50,000 उसका हम लग रहे थे गणना के अनुसार। लेकिन इस खाते का जब हम वादा करते हैं तो जब तक साझेदार जीवित रहेगा उसका हम भुगतान करते रहेंगे। ये 50,000 भुगतान हो गया तो उसके बाद छुट्टी पटा वाली बात नहीं है, वो भुगतान करते रहना पड़ेगा। अगर आपने उच्चंद खाता या इन्वेंटरी सस्पेंस अकाउंट वाले टर्म को आपने अप्लाई किया है, उसको माना है तो। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार उत्तराधिकारी का भी होता है। उत्तराधिकारी वाले में क्या होता है कि इसमें जो है साझेदार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है। और बीच में कभी उत्तराधिकारी मर गया, ठीक है, तो बचे हुए पैसे को, शेष पैसे को जैसे इसमें साझेदारों ने रख लिया वैसे ही उसमें भी साझेदार रख लेते हैं। उत्तराधिकारी के और उत्तराधिकारी वाला सिस्टम इसमें नहीं होता। जिस प्रकार इसमें साझेदार ने निवृत्ति लिया है या अवकाश और उच्चंद खाते के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो वही कि साझेदार के उत्तराधिकारी वाला कोई किस्सा नहीं है भैया। अगर तुम जिंदा रह गए तो तुम्हारे जिंदा तक, जीवित रहने तक भुगतान करेंगे, और अगर तुम बीच बात में मर गए तो बचे हुए पैसे को हम लोग रख लेंगे। इस तरह से ये 3 तरह से भुगतान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं सबसे पहले ऋण खाता। प्रश्न आपके स्क्रीन में है, प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए और मैं भी साथ में पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद बनाएंगे हम लोग जो है, जो एक्स का है, एक्स वहाँ पर जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो उसका जो एक्स का ऋण खाता है ये बनाएंगे। ठीक है मित्रों, तो देख लीजिए प्रश्न। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने पहले भी बताया हुआ है
कि जो भी मैं प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ ये आने लायक और आया हुआ प्रश्न है कहीं ना कहीं। ये प्रश्न क्रमांक 1 के एक्स वाई और जेड साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। 31 दिसंबर 2020 को एक्स फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उसके हिस्से की राशि का निर्धारण 40,000 किया गया। यह निश्चय किया गया कि उसे प्रति वर्ष कितना रुपए 6,000 रुपये वार्षिक वृत्ति पद्धति से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान प्रति वर्ष 1 जनवरी को किया जाएगा। प्रथम 4 वर्षों का वार्षिक वृद्धि लेखा, इसी को ऋण खाता बोला जाता है। यह मानकर बनाएगी ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, जो प्रति वर्ष क्या होगा अदत्त राशि पर देय है। जैसे कि हम निकालेंगे उसके साथ गणना करेंगे, गणना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और बनाते हैं इस सवाल को। आप लोगों ने प्रश्न को देखा, अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं एक्स का ऋण खाता। प्रश्न को एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। एक्स वाई और जेड साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात कितना है 3:2 है दोस्तों, 3:2:1 है ना। एक्स डॉट अनुपात वाई अनुपात जेड, ठीक है। लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। 31 दिसंबर 2020 को एक्स फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उसके हिस्से की राशि का निर्धारण 40,000 किया गया। हिस्से की राशि का निर्धारण कितना किया गया 40,000। हमने पुनर्मूल्यांकन खाता के बाद पूंजी खाता बनाया, उसी पूंजी खाता में हमने जो साझेदार को भुगतान करने का था उसको ऋण खाता में ट्रांसफ़र किया ना, वो यही खाता है, ठीक है। उसको देखने के बाद जस्ट इसको देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। यह निश्चय किया गया कि उसे प्रतिवर्ष 6,000 वार्षिक वृत्ति पद्धति से भुगतान किया जाएगा। प्रतिवर्ष जैसे आप लोग गाड़ियों का किस्त चुकाते हैं प्रति माह 6,000 रुपया, 7,000, 5,000 जो भी मोबाइल लेते हैं EMI में जैसे 1,500, 2,000 चुका रहे, उसी प्रकार इसमें सालाना बताया कि 6,000 रुपया भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाएगा। प्रथम 4 वर्षों का वार्षिक वृद्धि लेखा यह मानकर बनाइए कि ब्याज की दर 10% है, ठीक है ना। ब्याज की दर क्या है दोस्तों 10%, दर बराबर 10% है। हो गया। 4 वर्ष का बनाना है कि अब ब्याज की दर क्या है 10%, जो प्रति वर्ष अदत्त राशि पर देय है। अर्थात हमने भुगतान कर दिया पहले वर्ष 6,000, बचेगा पैसा उसमें 10% भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला ये होगा कि हमने जो है पुनर्मूल्यांकन खाता के बाद जब पूंजी खाता बनाया तो उसमें पूंजी खाता में हमने जो उसका जो निवृत्ति प्राप्त करा था या मृत्यु प्राप्त किया है उस साझेदार का हमने क्या किया, निवृत्ति वाले को तो उसको उत्तराधिकारी मृत्यु वाले को तो उत्तराधिकारी खाता में चला जाएगा, है ना। हम जो है निवृत्ति वाले या अवकाश ग्रहण में क्या करें उसके ऋण खाते में ट्रांसफ़र किए। तो वही क्या एंट्री होगा दोस्तों इसका एंट्री होगा जिस समय हमने ट्रांसफ़र किया ऋण खाते में, मान लो एक्स को मान के चलते हैं, तो एक्स का पूंजी खाता विकलन है ना, एक्स का पूंजी खाता विकलन कितने से 40,000 दिया हुआ इसमें, और एक्स के ऋण खाता से कितना 40,000, ठीक है मित्रों। ठीक, कहीं कहीं पर पुस्तकों में गाइडों में आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि शेष लाया गया लिख रहे हैं, शेष लाया गया नहीं आएगा। इसमें आएगा क्या आएगा एक्स के ऋण खाता से, अर्थात एक्स का पूंजी खाता विकलन हुआ है तो और ये समाकलन हुआ एक्स का पूंजी ऋण खाता। हम क्या बनाना है एक्स का ऋण खाता, समाकलन हुआ तो समाकलन साइड जाके लिखेंगे एक्स के पूंजी खाता को, ठीक है, एक्स के पूंजी खाता को, ठीक है, कितना है 40,000। डेट कौन सा रहेगा, देखिए डेट उसने जो है अवकाश ग्रहण कब किया है 31 दिसंबर 2020 को, तो 2020 को किया तो अगले दिनांक से शुरू होगा, अर्थात ये क्या होगा 2021 होगा कब 1 जनवरी 2021 को एक्स की पूंजी खाता को 40,000, ठीक है। इस तरह से हमने जो है उसका जो पूंजी का पैसा को जो है ऋण खाता में ट्रांसफर कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को भुगतान किया जाता है, कितना 6,000 रुपये वार्षिक में। तो भुगतान करेंगे तब क्या होगा एक्स का पूंजी खाता विकलन और रोकड़ खाता से या बैंक खाता से। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बैंक खाता ही करते हैं, कब 1 जनवरी को भुगतान करेंगे, ठीक है, बैंक खाता से कितना 6,000, ठीक है मित्रों। इस तरह से 40,000 रुपये 1 जनवरी को था, अब 6,000 रुपये उसको दे दिए, ठीक है। तो शेष राशि कब होगा 2021, है ना। ऐसा करते हैं कि 31 दिसंबर तक के लिए रहेगा,
31 दिसंबर तक चलेगा पूरा साल, है ना। अगला जो है ट्रांसफ़र हम कब करेंगे, अगले साल कब ले जाएंगे, 1 जनवरी 2022 को। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक तो हमारे पास ही रहा उसका शेष पैसा। 31 दिसंबर को शेष राशि, ठीक है, पहला गणना, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 40,000 माइनस 6,000 बचेगा कितना, बराबर 34,000, ठीक है। तो इस पर ब्याज लगेगा, ब्याज बराबर 34,000 गुणित 10/100, एक शून्य यहाँ से कटा, एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से, बराबर 3,400, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम जो है, अब उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, फर्म ब्याज दे रही है तो ब्याज व्यय है तो ब्याज खाता विकलन हो जाएगा और एक्स के ऋण खाता से, कब, 31 दिसंबर को 2021 को, है ना, ब्याज खाता को कितना 3,400 शेष राशि पर, है ना। 31 दिसंबर को शेष राशि कितना है, 34,000 है। 34,000 में 10% कितना लगेगा, 3400 रुपये लगेगा, ठीक है मित्रों। एक बार प्रश्न यहाँ पर समझ आ गया, हो गया खत्म कहानी, ठीक है। अब जो है हमारा जो टोटल जो है क्या शेष ले जाएंगे, अब किधर शेष ले जाएंगे, ये तो हमारा जो है इतना ही है, तो इधर को योग करिए, 2 लाइन से बंद करते हैं, पता है आपको खाता क्लोज, ये हो गया 43,400, ये टोटल हो गया। अब इसमें जो है हम जो है कब, 31 दिसंबर को ही, ठीक है, शेष ले गया, कितना आएगा, अब जो है इसमें जो घटा दीजिए आप या इसको जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा 34 और 3 37,400, है ना। यहाँ पर 37,400 आएगा, इसको टोटल जोड़ोगे तो आप 7 43,400 43,400, है ना। 31 दिसंबर को कुल शेष राशि बराबर कौन सा आएगा, 34,000 तो मूल राशि हो गई और प्लस 3,400 ब्याज का हो गया, बराबर कितना हो गया 37,400 रुपये। ये आपका क्या हो गया, इस वर्ष बाकी है 31 दिसंबर को, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है, एकदम इजी है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर गणना करना है, ये कब का है, 2021 के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद जो चलते हैं क्या है, हम शेष लाएंगे, कौन सा शेष है, समाकलन शेष है, क्योंकि समाकलन बड़ा था, ठीक है। कब आएगा, 2022 को, कब, 1 जनवरी को। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये पिछले साल कब शेष बचा उसको ला रहे हैं, इसलिए शेष लाया गया, कितना आएगा, ये टोटल आ जाएगा, ये 37,400 आपने जो ट्रांसफ़र किया है वो वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, सेम एंट्री, ठीक है। 2022 कब, 1 जनवरी, क्या लिखेंगे, बैंक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं भाई, बैंक खाता से, है ना, एक्स का ऋण खाता विकलन, बैंक खाता से विकलन हुआ इसलिए विकलन साइड लिखे, कितना 6,000, ठीक है। 6,000 किस्त बंधा हुआ है, अब जो बचत है उसमें फिर हम क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, 37,400 में भुगतान किए, 6,000 रुपया माइनस कर देंगे। अब चलो देखते हैं दूसरा गणना में कब है, 2022 को 31 दिसंबर को शेष राशि बराबर, ठीक है, कितना है, 37,400 माइनस 6,000, घटा दो कितना बचेगा, 31,400, ये बचा, यही बचेगा ना, 37,000 में 6,000 घटा दो, 31,450, 31,400। अब इसमें जो है 31 दिसंबर 2022 तक ब्याज, और ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ ना, पहले कम डिटेल, तो अब 31,400 गुणित 10/100 बराबर कितना आ जाएगा, 3,140, ये यहाँ कटा, ये यहाँ कटा, ये कटा, ये कटा, 3,140, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ब्याज लगेगा 3,140 का। फिर यही एंट्री कब, 31 दिसंबर को, ठीक है। क्या करेंगे, ब्याज खाता को
कितना 3140। दोस्तों देखिए ऐसे ही होता है, क्या है आपका शुरुआत में कभी भी बैंकों से आप ऋण लेते हो तो मूल राशि बहुत होता है, इसलिए ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है। फिर आप ईयर वाइज जब आखिरी आएगा 10-15 साल हो, जैसे आपको 20 साल लिए हो तो 7-8 साल बाद आपको पता चलता है कि आपके मूल जो है शुरुआत में आप जो चुका रहे थे तो केवल ब्याज चुका रहे थे, फिर धीरे करके ब्याज कम होने लगता है और मूल राशि ज़्यादा जाने लगती है। तो इस तरह से तो शुरुआती दौर में अगर आप जो है आपके पास लमसम अमाउंट आ जाता है और ऋण को थोड़ा ज़्यादा चुका देते हो, मान लो 10,000 का किस्त है ना, तो किसी महीने आपके पास 20,000 रुपये आ गया एक्स्ट्रा, तो 20,000 को और डाल दिए, तो इससे आपका ब्याज कम लगने लगता है। ये इसको आप जो फील करिएगा, है ना। तो 31 दिसंबर को ब्याज खाता को हमने कर दिया 3,140 रुपये को। अब जो है क्या लिखेंगे, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, आप कुल शेष राशि बराबर क्या क्या आएगा, देखो भाई 37,400 में से हमने 6,000 रुपये दिया तो बचा हमारे पास 31,400, ये देना बाकी रहा, प्लस 3,140 रुपये का ब्याज है, तो बराबर कितना आएगा, ठीक है 31,000 और 31 और 3 कितना हो गया आपका, कितना होगा दोस्तों 34,540 रुपये, ठीक है। तो ये 34,540 रुपये हमारा देना बाकी रहा। जैसे इसमें था 37,400 रुपये, इसमें आएगा 34,540 रुपया देना बाकी रहा अगले साल के लिए दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, अब फिर जो है 31 दिसंबर क्या लिखेंगे, शेष ले गया, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है ब्याज की गणना करना पड़ता है 34,540, ठीक है दोस्तों, है ना। अब इसको हम टोटल करते हैं, दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये 40,540, ठीक है, और इधर जो है आपका क्या आ जाएगा, फिर से वही टोटल तो वही जाएगा, ठीक है, कितना 40,540, ठीक है मित्रों। 2 साल का बन गया, हमें बोला है 4 साल के लिए बनाने का। अब तीसरे साल की तरफ चलते हैं। तीसरा साल कौन सा है, 2023 को, कब 1 जनवरी को हम खाता को शुरुआत कर रहे हैं, है ना। ये क्या बोलेंगे 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला है, तो 1 जनवरी को खाता की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, शेष लाया गया। पिछले साल 31 दिसंबर का जो भेजा हुआ शेष है, इस साल आएगा 34,540, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर भाई वही 1 जनवरी का ही दिन है, शेष लाएंगे और 6,000 रुपये उसके खाता में डाल देंगे। 2023 की बात है, 1 जनवरी को बैंक खुला और वह फर्म के जो XYZ है, तो जेड गया और क्या हुआ, बैंक खाता में पैसा उसका ट्रांसफ़र करवा दिया बैंक खाता से, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स का ऋण खाता को प्राप्त हो रहा है, तो एक्स का ऋण खाता विकलन बैंक खाता से कितना 6,000 रुपये का जो किस्त बंधा हुआ है वो ऑटो डेबिट हो जाता है। आज का तो फैसिलिटी है ऑटो डेबिट का, ठीक है। अब जो है फिर क्या करेंगे, फिर 31 दिसंबर, अब फिर से गणना करेंगे, तीसरा गणना कब, 31 दिसंबर 2023 को शेष राशि बराबर, ठीक है, कितना अपना 34,540 माइनस कितना 6,000 रुपये का भुगतान कर दिया, इसमें से बचा कितना, इसमें 34 है, 4 घटा दो 30 बचा 28,540, 28,540 ये बच गए, ये मूल राशि है, ठीक है। 31 दिसंबर को मूल राशि हमारा कितना बच गया, 28,540, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 31 दिसंबर 2023 तक ब्याज करेंगे गणना, 2023 तक 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी को हमने भुगतान किया 6,000, तो 28,540 रुपये बच गए भुगतान करने के लिए। तो 31 दिसंबर तक इस वर्ष के लिए क्या करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे, कितना 28,540 गुणित 10/100, ठीक है, बराबर कितना आएगा 2,854। देखिए इसको मैं निकालने का बताया हूँ कि इधर से है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। अगर 10% है तो एक जो संख्या उससे पहले आप दशमलव लगा दीजिए, इधर का संख्या आपका 10% अमाउंट बनता है। अगर आप जो है 2 संख्या के बाद लगा देते हैं तो इधर की संख्या जो बची क्या है, वो 1% बनता है, ठीक है। और चाहे तो 1 शून्य यहाँ से कटा, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, तो 2,854 रुपये आपका ब्याज बना दोस्तों। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अब 31 दिसंबर
2023 को कुल शेष राशि, ठीक है, बराबर कौन कौन सा 28,540 धन 2,854 बराबर कितना आएगा 28,000। जोड़िए जोड़िए जोड़िए, मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। देखते हैं क्या आएगा। अरे मोबाइल खुल भी नहीं रहा है भाई। कितना आएगा मित्रों, इसमें आएगा आपका 28,540 धन 2,854, 31,394, 31,394 ये आ गया आपका। कब का शेष है ये 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको 31,000, इसमें जो है क्या है ब्याज का तो हम लोग लिखे नहीं है ना, तो ये आएगा आपका ब्याज खाता को कितना रुपए का ब्याज चुका रहे हैं हम जो है 2000 ब्याज कितने चुका रहे हैं हम इस वर्ष जो है ब्याज अपना 2,854 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास राशि बचेगा इधर कब 31 दिसंबर को, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको शेष ले गया। कितना ले गया भैया शेष आएगा 31,394। देखिए 40,000 भुगतान करने वाले थे, ब्याज के कारण अभी भी 3 साल बीत जाने के बाद केवल कितना भुगतान कर पाए हैं। अगर मूल राशि और इसका देखें तो पूरा 9,000 भी भुगतान नहीं कर पाए। ये समस्या होती है ब्याज ले पर जो ऋण लेते हैं उसके कारण, है ना। तो इसका टोटल करिए। अब इसका टोटल करने पर कितना आएगा 31 और 6 कितना होता है दोस्तों 37,394, ठीक है। इधर भी वही आना चाहिए 4 5 4 9 आएगा क्या 9 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1 4 1 5 2 7 37,394। ये आपका 3 वर्ष समाप्त हुआ है। 31 दिसंबर तक का ब्याज 2,854 रुपये लगा और अभी भी हमारा भुगतान का शेष बचा 31,394। अब 4 साल का बनाने के लिए बोले तो 4 साल का चलो बना देते 2024 1 जनवरी। कितना सरल, कॉपी पेस्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना है, पूरा कॉपी पेस्ट है। 1 जनवरी को क्या है सबसे पहले लिखेंगे शेष लाया गया। कहाँ से आया ये शेष, पिछले वर्ष का है, ये शेष ले गया, शेष लाएंगे 31,394, ठीक है 31,394। अब क्या लगेगा भैया, कुछ नहीं लगेगा फिलहाल तो 2023 में है, आ गए हम 2023 को 1 जनवरी को सीधा ऑटो डेबिट हो जाएगा क्या बैंक खाता से, ठीक है। कितना 6,000। अब पहुंचेंगे 31 दिसंबर को, क्या लगेगा ब्याज, है ना, ब्याज खाता को, ठीक है। कब है ये 4 चौथा नंबर का है, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 को शेष राशि कितना है भैया, शेष लाए 31,394 लाए हैं 31,394 माइनस कितना भुगतान कर दिए 6,000, तो बराबर कितना बचेगा 25,394 ये हमारे पास शेष बचा हुआ है ना। देखिए 31,394 में हमने भुगतान कर दिया 6,000, ठीक है। तो 31,394 में 6,000 घटाओगे तो आपको बचेगा 25,394, ठीक है मित्रों 25,394। अब इस पर जो है क्या होगा 31 दिसंबर 2024 तक क्या लगेगा ब्याज लगेगा, ठीक है। किस पर 25,394 25,394 गुणित 10/100। मैं क्या बोला हूँ कि आप जो है 10% निकालने के लिए ये जो लास्ट की संख्या उससे पहले आप दशमलव लगा दीजिए, तो कितना है 2,539 रुपये 40 पैसे। तो अपना अकाउंट में क्या किया हमने, राउंड अप का सिस्टम है अपने, है ना, निकटतम रुपए तक उसको राउंड अप कर सकते हैं। तो 40 पैसे है तो पीछे लाएंगे ना, 49 पैसे तक पीछे लाएंगे। 49 से 50 जैसे हुआ, 50 पैसे से जैसे 50 पैसे या उससे आगे है तो उसको आगे रुपए में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज बराबर आ जाएगा आपका
2,539 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2,539 रुपये। ठीक है मित्रों, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही कॉपी पेस्ट है यार। 31 दिसंबर 2024 को कुल शेष राशि बराबर कौन सा, 25,394 धन 2,539 कितना आएगा। फिर से कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइड में लिखने का नहीं हो पाता। 25,394 धन 2539 आएगा 27,933। 27,933। ठीक है, ये 39 है ना, 27,933। ठीक है मित्रों, तो इसको क्या लिखेंगे हम, जो 27,900 कौन सा बचा, 31,394 में हमने 6,000 का भुगतान कर दिया, बचा हमारे पास राशि 25,394। 25,394 में 10% ब्याज लगाए तो 2,539 उसका ब्याज आया। ठीक है, तो 25,394 और 2,539 दोनों मिला के 27,933 रुपये हमारा शेष बचा हुआ है भुगतान करने के लिए। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, शेष ले गया। ठीक है मित्रों, 27,933। ये टोटल करेंगे कितना आएगा इसका टोटल देख लीजिए आप लोग, कितना आएगा भाई। 9 4 13 का 3 हासिल बचा 1, 10 3 13 का 3 हासिल बचा 1, 3 1 4 5 4 9 है ना, और कितना है 2 1 3 33,933। ठीक है, इधर भी आएगा 7 6 13 है ना, 33,933। ठीक है मित्रों, ये 4 साल का बोले थे, 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे क्लोज नहीं करना है, इसको क्या करेंगे हम 2025 में, कब 1 जनवरी को क्या कर देंगे, शेष लाया गया। ठीक है, कितना 27,933। अब इसके बाद इसको जो है आप जो है क्लोज कर दीजिए, टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है यार। ठीक है मित्रों, कितना सरल और कितना इजी है ना। ये प्रथम वर्ष की गणना है, ये द्वितीय वर्ष की, तृतीय वर्ष की और ये चतुर्थ वर्ष की गणना है मित्रों। ये रहा आपका प्रथम वर्ष का, ये आपका द्वितीय वर्ष का, और ये रहा आपका तृतीय वर्ष का, और ये आपका चौथे वर्ष का गणना है। कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ा बहुत ब्याज की गणना करना है, उससे ज़्यादा गणना करने की आवश्यकता नहीं है। वायर फंस रहा है मित्रों, ये चलिए हो गया। तो इस तरह से आपका जो है क्या, हमने क्या किया, सबसे पहले पूंजी खाता जो है उससे जो है लाए, तो एक्स का ऋण खाता क्या होगा, अपना जो एक्स के ऋण खाता में ट्रांसफर किया उसको, तो एक्स के ऋण खाता समाकलन हुआ है, तो समाकलन साइड लिखेंगे एक्स के पूंजी खाता को क्या किए होंगे उस समय जर्नल एंट्री, एक्स का पूंजी खाता विकलन एक्स के ऋण खाता से, तो इधर समाकलन साइड आके लिख दिए है ना। फिर ब्याज दिए, क्या होगा, ब्याज खाता विकलन और एक्स के पूंजी खाता से, यही होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जोड़ दिए ब्याज को। इधर हमने 6,000 रुपये पहले भुगतान किया हुआ, तो बस वही है कि हर साल जो है 1 जनवरी को 6,000 रुपये भुगतान करते जाना है। किस्त आप अपने किस्तों को याद कर लीजिए। ठीक है मित्रों, ये है एक्स का ऋण खाता। इसके अगले वाले में हम पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, उच्चन खाता। इसको आप लोग जो बार बार रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ये पहला प्रकार का प्रश्न है, इसके दूसरे प्रकार का प्रश्न इसके जस्ट बाद आएगा है ना। फिर हमारा जो है साझेदार का अवकाश ग्रहण, निवृत्ति और मृत्यु वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, क्लोज होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है, साझेदारी फर्म का विघटन, बंद करेंगे व्यवसाय वगैरह सारी चीज़ें, वसूली भाई नियुक्त करेंगे और वसूली करवाएंगे मित्रों। कौन वसूली भाई है, संजय दत्त रहता है, कौन रहता है, एक मूवी है ना, मूवी का नाम याद नहीं आ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2। हमने इससे पहले जो देखे हैं, क्या देखा कि किसी भी साझेदार की सेवानिवृत्ति हो रही है, अवकाश ग्रहण हो रहा है, वो साझेदार अर्थात जीवित है, तो उसको भुगतान कैसे किया जाएगा, ऋण खाते के माध्यम से किया जाएगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन में, आप लोग अच्छे से पढ़िए उसको। कौन सा वाला प्रश्न है, ये वाला, आप दूसरे पर ध्यान नहीं देना है,
ये वाला प्रश्न आपका है। क्या बता रहे हैं कि ए, बी और सी एक फर्म में समान साझेदार हैं। समान मतलब बराबर बराबर के, अर्थात यहाँ पर अपना क्या हो गया, समान अंश के साझेदार हैं, अर्थात क्या हो गया हमारा 1:1:1। 31 दिसंबर 2019 को सी की मृत्यु हो गई। इस स्थिति पर उसे देय राशि 40,000 थी। ठीक, 40,000 भुगतान करना बाकी था। गणना करने पर हमारा पूंजी खाता में यही निकला। यह निश्चय किया गया कि यह राशि 8,000 की वार्षिकी द्वारा भुगतान की जाएगी। प्रत्येक वर्ष 8,000 दिया जाएगा। प्रथम भुगतान 1 जनवरी 2020 को किया गया। अन्य भुगतान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाएगा। तो प्रथम भुगतान जो देखिए 31 दिसंबर 2019 को मृत्यु हुई, तो प्रथम भुगतान उसके उत्तराधिकारी को 1 जनवरी को कर दिया गया। तो प्रथम भुगतान करने के बाद जो शेष राशि बचेगा उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है। अन्य भुगतान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाएगा। हर वर्ष 1 जनवरी को भुगतान कर देंगे किस्तों का। जिस उत्तराधिकारी को यह राशि प्राप्त होती है 2 जनवरी 2024 को, है ना, क्या किया गया, वो उसकी मृत्यु हो गई, वो भी मृत्यु को प्राप्त कर ले। प्रतिवर्ष अदत्त राशि पर 10% की ब्याज की गणना करना है। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष 10% की ब्याज की गणना की जाती है। वार्षिकी उच्चंत खाता बनाइए। वार्षिकी उच्चंत खाता हमें बनाना है। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रश्न है। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और बनाते हैं सवाल को। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न जो आप लोगों ने देखा, चलो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ए, बी और सी एक फर्म में समान अंश के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2019 को सी की मृत्यु हो गई। सी की मृत्यु हो गई ना। इस स्थिति पर उसे देय राशि 40,000 थी। यह निश्चय किया गया कि यह राशि 8,000 की वार्षिकी द्वारा भुगतान की जाएगी। 8,000 की वार्षिकी का अर्थ मतलब क्या है कि हर वर्ष 8,000 रुपया एक निश्चित तिथि को भुगतान किया जाएगा। प्रथम भुगतान 1 जनवरी 2020 को किया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को किया गया है। 31 दिसंबर 2019 को उस क्या हुआ, रिटायर हुआ है, तो किसको भुगतान करेंगे, उसके उत्तराधिकारी को। अन्य भुगतान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाएगा। जिस उत्तराधिकारी को यह राशि प्राप्त होती है 2 जनवरी 2024 को उसकी मृत्यु हो गई। देखो अब उसका जो उत्तराधिकारी का जो मुख्य साझेदार था वो भी मर गया, अब उत्तराधिकारी भी मर गया। प्रतिवर्ष अदत्त राशि पर 10% ब्याज की गणना की जाती है। वार्षिकी उच्चंत खाता बनाइए। देखिए आप लोगों ने अगर सही ढंग से पढ़ोगे इसको तो ये प्रश्न पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें वास्तविकता में करना क्या है, कि किस तरह से ये बनेगा तो ऋण खाता की तरह ही बनेगा। केवल लास्ट में जिस समय उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो गई उसी समय थोड़ा सा अंतर आएगा दोस्तों, है ना। कल मैंने आप लोग अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था इसी वीडियो में कि मैं जो हूँ जो भी भुगतान किया जाता है किसी भी साझेदार को 3 तरह से किया जाता है। पहला क्या है, एक साझेदार जो है जा रहा है उसको नगद भुगतान कर दिए। दूसरा क्या है, साझेदार को उसके जो भुगतान करने वाली राशि है उसको ऋण खाता में डाल दिए। तीसरा क्या होता है कि उच्चंत खाता में। उच्चंत खाता में क्या होता है कि अगर हम उच्चंत खाता के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो जितना राशि हमें भुगतान करना है उतना तक अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है मान लो, तो बचे हुए राशि को साझेदार जो विद्यमान साझेदार है उनको फायदा हो जाता है। और अगर मृत्यु नहीं होती है तो जब तक साझेदार जीवित है तब तक उतना राशि हमें भुगतान करना रहेगा वार्षिकी के आधार पर। ठीक है, अब इसमें साझेदार की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उसके उत्तराधिकारी को दिया जा रहा है राशि। अब उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाएगी तो वही मतलब है, दोनों का मतलब हमारा सेम रहेगा। लेकिन उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने के बाद और उत्तराधिकारी को प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बनाना है, क्या बनाना है, उच्चंत खाता। उच्चंत खाता बनेगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई है, साझेदार सी की मृत्यु हुई है, तो सी का पूंजी खाता विकलन है ना, और क्या हुआ होगा, उत्तराधिकारी के खाता से, यही हुआ होगा। यही उत्तराधिकारी के खाता को उच्चंत खाता कहा जाएगा। ठीक है, यही क्या है, इसी को जो है उत्तराधिकारी है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉमिनी भी कहते हैं, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग जो है, पूंजी खाता, सी का पूंजी खाता विकलन और सी के उत्तराधिकारी के खाता से। तो सी का उत्तराधिकारी का खाता बना रहे हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सी के पूंजी खाता क्या होगा, को होगा, किसे हो, को। ठीक है, कितना राशि है, 40,000 था ना, 40,000 रुपये इसको भुगतान करना निकला। अब क्या करें, चलो भाई 40,000 भुगतान करने का निकला है। कब, 31 दिसंबर 2019 को मृत्यु हुई है, तो ये कब हुआ है, पहला जो है
2020 को, और कब? 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को हमने जो है इसका खाता बनाना शुरू किया। अब इसको जो है हर वर्ष 1 जनवरी को 8,000 की राशि भुगतान की जाती है, और प्रथम राशि का भुगतान कब किया गया है? 1 जनवरी 2020 को। तो फिर से वही जो पीछे हमने इसने पहले वाले जो किए हैं प्रश्न, उसमें जैसे भुगतान किए हैं 2020 कब? 1 जनवरी को। ठीक है, क्या किए होंगे? उत्तराधिकारी का खाता विकलन और बैंक खाता से। तो उत्तराधिकारी का खाता विकलन हुआ है, या उच्चंत खाता विकलन लिख सकते हो, उच्चंत खाता विकलन और बैंक खाता से, बैंक खाता से। तो उत्तराधिकारी का खाता विकलन हुआ है तो इसके विकलन साइड जाकर लिखे बैंक खाता से। कितना दे रहे हैं? 8,000। ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या बोले हैं हम लोग जो है 8,000 रुपया देंगे 1 जनवरी को। ठीक है, अब 1 जनवरी 2020 से फिर नेक्स्ट 1 जनवरी आने तक 1 साल का समय है, अर्थात 31 दिसंबर तक, है ना। तो 31 दिसंबर तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको ब्याज देना पड़ेगा। किस पर? शेष राशि पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गणना जब करेंगे हम, ये गणना लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पूरा लिख देते हैं। चलो, सी को, या सी तो मृत्यु प्राप्त कर लिया है ना, सी के उत्तराधिकारी को देय राशि कितना है? बराबर 40,000, है ना, और ब्याज की दर बराबर 10%। यही है दोस्तों, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कब की बात है? 2020। क्रमांक 1 डाल देते हैं, 2020। ठीक है, तो राशि बराबर 40,000, है ना। 1 जनवरी को भुगतान बराबर 8,000, बचा कितना? 32,000। कब है ये? कब तक जी? 31 दिसंबर तक शेष है, या इसको लिख सकते हैं शेष राशि। ठीक है, अब जो है शेष राशि पर पूरा एकदम डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों। शेष राशि पर 31 दिसंबर कब तक? 2020 तक ब्याज बराबर 32,000 गुणित 10/100। ठीक है, कितना आएगा ये? 3,200। ठीक है मित्रों, 3,200 आया। ठीक है, अब क्या होगा? अतः क्या हो गया? 31 दिसंबर 2020 को कुल शेष राशि बराबर 32,000 धन 32,000 ये वाला बचा हुआ है, और 3,200 बराबर कितना हो जाएगा? 32 और 3 35,200 रुपये। ये आपका जो है 31 दिसंबर को शेष राशि है। ठीक है मित्रों, तो चलिए एंट्री की तरफ चलते हैं। क्या होंगे? हम ब्याज देंगे, तो ब्याज खाता को कितना? 3,200। गणना कहाँ किए हैं? ये 1 शून्य यहाँ से कटे, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 3200 बचा। 3200 रुपये हमारा ब्याज, या इतना दूर नहीं लिखना चाहते हैं आप लोग तो यहाँ लिख सकते हैं 3,200। या आप जो है सीधा लाइन से करना है तो 32,000 को यहाँ लिखिए, यहाँ 3200 आएगा, फिर ये टोटल हो जाएगा 35,200। ठीक है मित्रों, है ना। ये हमारा 3200 रुपया ब्याज का भी आ गया। अब हमने भुगतान किया 8,000। ठीक, अब जो है 31 दिसंबर को हमारा क्या जाएगा? शेष जाएगा, शेष ले गया। ठीक है, कितना शेष ले गया? 35,200। ये हमारा 35,200 रुपये इधर ले गए। टोटल जोड़ेंगे कितना होगा? ये 43,200। ठीक है, इधर भी आएगा आपका 43,200 रुपये। सेम कॉपी पेस्ट है, पिछले वो जो हमने सवाल में किया उसमें भी है, सिर्फ मृत्यु होने पर थोड़ा सा अंतर आएगा, उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए, उसके सी के उत्तराधिकारी देय राशि कितना था? 40,000।
है ना। कब? 1 जनवरी को। 1 जनवरी के दिन ही भुगतान कर दिए हम लोग 8,000, तो बचा 32,000। अब 31 दिसंबर तक 32,000 में कितना ब्याज लगेगा? 10% की दर से 3200 का ब्याज लगेगा, 3200। ठीक है, तो उसी को भुगतान करने योग्य हो गया 40,000 और 32,000, है ना। 8,000 हमने भुगतान कर दिया था, तो बचेगा कितना? 35,200। 35,200 जो है अगले वर्ष यानी कि 2021 को कब? 1 जनवरी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे अब? शेष लाया गया। ठीक है, कितना? 35,200। ठीक है मित्रों, और फिर इसी 1 जनवरी 2021 में ही 1 जनवरी को क्या करेंगे? हम भुगतान कर देंगे कितना? 8,000, क्योंकि हर वर्ष 1 जनवरी को हमें भुगतान करना है, मतलब करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? बैंक खाता से, बैंक खाता से। ठीक है, कितना? 8,000। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर से इसी गणना को दोहराते हैं। चलिए, ये भैया हमारा पहले वर्ष का हो गया। दूसरा, ठीक है, 2021 को राशि बराबर कितना है? 35,200। ठीक है, 1 जनवरी को भुगतान बराबर कितना? 8,000। ठीक है, तो हमारा जो शेष राशि कितना आएगा? गणना कीजिए। चलिए, शेष राशि कितना आएगा? 27,200। यही आएगा। 215 में 8 घटाओ, कितना आएगा? 5 2 7 और ये 2, 27,200 हमारा शेष राशि हो गया। कब? 1 जनवरी को भुगतान के बाद ये जो शेष राशि जो है कितना? 27,200 हो गया। ठीक है, तो फिर से पूरा लिखते हैं। शेष राशि पर कब? 31 दिसंबर 2021 तक ब्याज। अगर मेरा अक्षर आप लोगों को अच्छा समझ नहीं आ रहा होगा तो जूम करके देखिएगा। बराबर, ठीक है, कितना है? 27,200 गुणित 10/100 बराबर, इसका काट दिए, इसका शून्य काट दिए, इसका शून्य काट दिए, 2,720 रुपये। ये 2,720 रुपये। तो यहाँ पर जो है 31 दिसंबर को हमारा ब्याज कितना दे होगा? ब्याज खाता विकलन और उत्तराधिकारी के खाता से या उच्चंत खाता से 2,720 रुपये। ठीक है, अब इसको टोटल कर लीजिए। यहीं पर नहीं करोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से नहीं करोगे क्योंकि यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अतः लिख देते हैं 31 दिसंबर 2021 को कुल शेष राशि बराबर कितना हो जाएगा? अब जो हमें जोड़ना पड़ेगा, 27,200 पहले से बचा हुआ है बराबर 27,200 पहले से बचा हुआ है प्लस कितना हमें जोड़ना है? 2,720 और जोड़ना है। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 27 और 2 29,000 और 7 2 9 29,920 रुपये। 29,920 रुपये बचा। ठीक है, शून्य का शून्य आएगा, 2 का 2 आएगा, 7 2 9 और 27 और 2 29। तो हमारा जो है 29,920 रुपया बचा। इसको क्या लिखेंगे? शेष ले गया। डेट क्या रहेगा दोस्तों? 31 दिसंबर को। ठीक है, शेष ले गया। अब इधर को दोनों साइड को टोटल कर दीजिए। टोटल कितना आएगा? 35 और 2 37,920। इधर भी वही आएगा 37,920 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब ये दूसरा साल का जो है भैया क्लोज करो। अब चलते हैं तीसरे वर्ष के। तीसरा वर्ष कौन सा हो जाएगा हमारा? 2022। कब? 1 जनवरी को। क्या करेंगे? शेष लाएंगे। कॉपी पेस्ट है, शेष लाया गया। कितना लाएंगे शेष? इधर से जितना भेजे हैं 29,920। ठीक है, क्या करेंगे? 2022 में ही कब? 1 जनवरी को। कॉपी पेस्ट क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। कितना? 8,000 बैंक खाता से
ठीक है, कितना 8000 हमारा किस्त बंधा हुआ है, ऑटो डेबिट है ना। बैंक खातों में ऑटो डेबिट होता है। ऑटो डेबिट जैसे कि हम आप जो भी करते हो, आप SIP वगैरह करवाते हैं, आपके मम्मी पापा करवाए होंगे म्यूचुअल फंड वगैरह में, या आप किस्त में भी लिए होंगे, तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी आजकल बैंकों में उपलब्ध है। आपको पैसा पहले क्या होता था, बैंकों में जाके डलवाना पड़ता था, है ना। अब वैसे कोई ज़रूरत नहीं, हर महीना ऑटोमेटेड सेलेक्टेड है आपका, है ना, सेटेड है। हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित अमाउंट कट जाती है, जहाँ जाना है चला जाता है, ठीक है। अब फिर से वही 31 दिसंबर की बात आएगी। हमारा जो 1 जनवरी को इतना था, इतना हमने भुगतान कर दिया, 8000 बचेगा कितना, 21,920 रुपये बचेगा, ठीक है। उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज खाता को, ठीक है। तो तीसरा गणना कर लेते हैं। तीसरा गणना कब होगा, 2022 को राशि बराबर कितना है, 2022 को राशि 29,920, 29,920, ठीक है। 1 जनवरी को भुगतान, ठीक है, बराबर कितना किए, 8000 हर बार भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। 29,920 में 8000 भुगतान करो, कितना बचेगा, 21,920। ये क्या हुआ, शेष राशि, ठीक है। अब क्या करेंगे, शेष राशि पर कब तक, 31 दिसंबर कहाँ तक, 2022 तक ब्याज, ठीक है मित्रों, ठीक है। तो फिर 21,920 गुणित 10/100 बराबर कितना है, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 2192, ठीक है। ये इतना रुपए का ब्याज लगेगा किस राशि पर, 29,920 में हमने 8000 भुगतान किए, तो बचा कितना भुगतान करने का, 21,920। 21,920 में को जो है 31 दिसंबर तक उसको ब्याज की गणना करेंगे, तो 2,192 रुपये आया, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, चलिए। अतः 31 दिसंबर 2022 को, है ना, कुल शेष राशि बराबर, ठीक है, क्या करेंगे, 21,920 प्लस 2,192 बराबर कितना हो जाएगा, 21,920 में 2,192 जोड़िए। चल मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग भी जोड़िए। ये कैलकुलेटर निकाल लिए अपन, क्या है भाई, 21,920 प्लस कितना है, 2,192, है ना, 24,112, 24,112, ये हमारा क्या बच गया है, इस वर्ष का शेष बच गया। तो यहाँ पर ब्याज खाता को कितना हो जाएगा, 2,192, ठीक है। और 21,920 रुपया बच रहा है। इसके बाद 29,920 में से हमने जब 8000 घटाया तो 21,920, इसमें ब्याज लगाया तो कितना लगा, ब्याज जो 2,192, है ना। तो शेष कितना बचा, 21,920 प्लस 2,192, 24,112, 24,112, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, शेष ले गया, ठीक है। कब, 31 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए इधर का टोटल कर दीजिए, कॉपी पेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कर दिए, है ना, कितना आएगा, 8 4 12, 32,112, ठीक है, 32,112, ठीक है। ये हमारा कब बच गया, हो गया टोटल 2022 का। अब जो हमारा आएगा 2023 को, कब, 1 जनवरी को। क्या करेंगे, शेष जो पिछले वर्ष 31 दिसंबर को भेजे थे उसको ला लेंगे, शेष लाया गया कितना, 24,112, 24,112, ठीक है। अब फिर जो है क्या करेंगे, वही सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे। 2023 को 1 जनवरी को ही क्या करेंगे, भुगतान बैंक खाता से, बैंक खाता से, ठीक है, कितना, 8000। ये इतना तो हमारा एकदम फिक्स हो गया है ना। अब जो है ये तो एकदम फिक्स है, हमेशा 8,000 8,000 8,000 8,000 है, हमारा किस्त तो बंधा हुआ है, वही राशि तो हमारी कटती है हर बार।
अब फिर जो है 31 दिसंबर 2023 को, क्योंकि 24,112 में 8,000 ही भुगतान किए, बचा हुआ राशि तो क्या है अगले वर्ष के लिए, तो अगले वर्ष तक के लिए हमें जो क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। तो क्या लिखेंगे इसको? ब्याज खाता को। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, मिटा रहा हूँ, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अपना तीसरा चौथा वर्ष की गणना हमें करना रहेगा। दोस्तों ये बहुत ही सरल है, बस आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। ये जो मिटाया हूँ इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आपके पास है, समय है, इसमें जगह है। मेरा बोर्ड दरअसल मैं छोटा ले लिया हूँ, मुझे थोड़ा बड़ा लेना चाहिए, तो पैसा नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो इससे बड़ा ले लेंगे, है ना। 6x6 की जगह में 10x10 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रूम भी बड़ा ले लेंगे। चलो चौथा नंबर का एंट्री वो गणना करेंगे कब का? 2023 को। 2023 को शेष राशि बराबर कितने का है? 24,112 112। ठीक है, 1 जनवरी को भुगतान बराबर कितना का किए? 8,000 का भुगतान कर दिए भैया। ठीक है, तो बचेगा कितना? 112 इसमें से बचा। ठीक है, अब इसमें कितना बचेगा? कितना बचेगा यार? 24 में से 8 घटाएंगे तो मुझे तो लगता है कि 16 बचेगा। 16,112 रुपये क्या हो गया? शेष राशि हो गया। ठीक है, क्या है ये? शेष राशि 16,112 रुपये। 14 में 8 घटाइए, है ना, 14 में 8 घटाइए कितना बचेगा? इधर से 4 चला गया, ठीक है, और उधर से फिर 4 इधर से चला गया, हो गया कितना? 16। ठीक है, 16 बचा, 16,112 रुपये शेष राशि बचा है। तो यहाँ पर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? शेष राशि पर ब्याज ना। शेष राशि पर कब तक? 31 दिसंबर कब का है? 2023 तक ब्याज। ठीक है, बराबर 16,112 112 गुणित 10/100। ठीक है, देखिए गणना करने का तरीका मैं क्या बताया हूँ कि कोई भी राशि का जो होता है, मान लो लिखते हैं कि ये 2 3 4 6 8, ये जो भी लिखो आप, है ना, इतना राशि लिख दे और लिख देना। तो जो भी हो इधर से गणना करेंगे, इस एक संख्या के पहले आप दशमलव लगा दीजिए। यहाँ ये क्या है? इसका 10% है। अगर इसको हटा देंगे, इसके जस्ट जो है 1 और 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये जो है क्या है? 1% है इस राशि का। कितने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 11,23,468 का 10% बताइए, तो ये 10%, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 10% हो गया। कितना? 1,12,346.8 जो है इसका 10% है। अगर यहीं पर बोल देते हैं 11,23,468 का 1% बताइए, तो 1 2 यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आपको कितना हो जाएगा फिर? 11,234 रुपये 68 पैसा, 68 पैसे जो है ये इसका 1% होता है। तो चलिए इसी नियम को हम यहाँ भी फॉलो करते हैं, है ना, क्योंकि गणना हमें सरल करना है, समय बचाना है। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है परीक्षा में, तो यहाँ जो है 1 दशमलव लगा दें, 1611 रुपये 20 पैसे .2। तो इसको हम क्या करते हैं? निकटतम रुपए तक वो कर लेते हैं, राउंड अप कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1611 रुपये। ये हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो अतः 31 दिसंबर कहाँ तक? 2023 तक कुल राशि बराबर कितना आ जाएगा? 16,112 धन 1,611। ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ इसमें क्योंकि जोड़ने में आसानी होती है। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 6 और 1 7 है, 17,723 रुपये ये हमारा जो है भुगतान करने के लिए शेष बचेगा। तो ब्याज हमारा कितना निकला? 1,611 रुपये ये ब्याज निकला। ठीक है, और 31 दिसंबर को गणना करने के बाद हमारा क्या लिखेंगे? शेष ले गया कितना? 17,723 17,723। ठीक है, अब इसको जो है टोटल कर दीजिए दोनों तरफ को, ये टोटल करिए, ये ठीक है। 2 और 1 3, 2 6 7
24 और 25,723। इधर भी आएगा 7 8 कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो 25,723 इधर भी बच गया आपका, ठीक है। तो हमारा जो शेष ले गया कितना है 17,723 रुपये। ये कब है 2023 की 31 दिसंबर को। अब जो है सी के उत्तराधिकारी को जो हम भुगतान करने योग्य राशि हमारे पास बचा है, कितना बचा है 17,723 रुपये, ठीक है। अब जो है हमारा देखिए 40,000 रुपये था, हमने 8,000 भुगतान किया, ठीक है। ब्याज लगा 3200, बचा 35,200। ऐसा करते करते हम जब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भुगतान कर लिए, 4 साल भुगतान करने के बाद जो है हमारे पास अभी भी देना बाकी 17,723 रुपये। कहाँ चलेंगे 2024 कब 1 जनवरी को, क्या 1 जनवरी को जो है भुगतान शेष लाएंगे। अब उसके बाद भुगतान भी कर रहे हैं 1 जनवरी को, और बता रहे हैं कि 2 जनवरी 2024 को ही उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा उसको आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 2024 1 जनवरी में क्या लिखेंगे, शेष लाया गया, ठीक है। शेष लाया गया कितना आएगा 17,723, जितना शेष जो है पिछले वर्ष का हमने भेजा है 17,723। अब क्या होगा फिर वही जो हर बार होता है 2024 1 जनवरी को ऑटो डेबिट बैंक खाता से कितना 8,000 रुपये दे रहे हैं, क्या 8,000 ही आएगा, ठीक है। 8,000 किस्त। अब जो हुआ वो है क्या, हमें 31 दिसंबर तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं हुई, ठीक। ये जो उत्तराधिकारी है ये जो है 2 जनवरी को मृत्यु को प्राप्त कर लिया, हमें सूचना मिली। तो जो है हम क्या करेंगे, अब 2 जनवरी की घटना है, ठीक है। देखिए मैं शुरू में बताया हुआ हूँ कि जब उत्तराधिकारी का खाता बनाया गया, उच्चंद खाता बनाते हैं, तो जो उत्तराधिकारी को भुगतान करते रहते हैं ना, उस राशि अगर उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए भी आप उच्चंद खाता बना रहे हो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसको कुछ भुगतान करना बचा हुआ है तो जो वो राशि है, शेष राशि है, उसे जो है विद्यमान साझेदार, ठीक है, अपने लाभ विभाजन अनुपात में प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात उनको फायदा हो जाता है किसी के मरने से। समझ में आ गया, सीधा सीधी बात है कि जो उच्चंद खाता जिसके लिए बना रहे हैं, अगर वो मर गया तो जो विद्यमान साझेदार है उनको फायदा हो जाता है, ठीक है। तो बचा है हमारे पास कौन कौन है, ए बी। प्रश्न में क्या पढ़े थे हम लोग, ए और बी और सी जो है बराबर के साझेदार है, ठीक है। क्यों किसके साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं, ठीक है। 5वां नंबर, ठीक है। कब बना रहे हैं 2024 को, ठीक है। भुगतान के बाद शेष राशि बराबर कितना 17,723 रुपये है, 17,723 है, माइनस 8,000 करेंगे, माइनस 8,000 कितना बचेगा 9,723, ठीक है। इसमें तो 9 ही बचेगा ना, 17,723 माइनस 8,000, 9,723 रुपये बचा, ठीक है। इसको जो है क्या करेंगे, ये भुगतान करने के बाद शेष राशि है, ठीक है। क्या हुआ 2 जनवरी को किसका, उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। आप लोगों को परीक्षा में इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास समय कम रहेगा। इसको मैं पूरा आप लोगों को सवाल को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। आप लोग बेहतर समझ जाएंगे, उसके बाद जो सवाल को ज़्यादा तेज गति से बना पाएंगे। 2 जनवरी को उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई, अतः क्या होगा, शेष राशि को विद्यमान साझेदार ए तथा बी किस अनुपात में, बी अपने लाभ विभाजन अनुपात बराबर के साझेदार है, तो कितना होगा 1:1 में बांटेंगे, ठीक है। अतः ए को प्राप्त बराबर 9,723 क्या हो गुणित 1/2, 1 + 1 2 होगा, ठीक है। और बी को प्राप्त बराबर
9,723 गुणित 1/2, है ना। आधा आधा प्राप्त होगा, कितना आएगा 4,861, 4,861 नहीं, इसको 62 कर देते हैं, इसको 4,861 कर देते हैं। इस तरह से हो जाएगा 9,723 रुपये इनको प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या बताया है कि हमारा जो है साझेदार जो उत्तराधिकारी है, हमने 1 जनवरी को क्या लाया, शेष लाया गया 17,723, हम भुगतान करना चाहते थे तो 1 जनवरी को बैंक खाते में उसका ट्रांसफ़र भी कर दिया हमने 8,000 रुपये, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि 2 जनवरी को साझेदार के जो उत्तराधिकारी उसकी मृत्यु हो गई, तो नियमतः उच्चंद खाते के नियम अनुसार जिसको भुगतान किया जा रहा है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भुगतान के लिए जो शेष राशि है, कितना शेष राशि है 17,723 में से 8,000 हमने भुगतान कर दिया, 9,723 रुपये यहाँ पर लिख देंगे शेष राशि, ठीक है, बराबर 9,723 रुपये हमारा शेष राशि है, ठीक है। ये जो है बचा हुआ है भुगतान करने के लिए, ठीक। तो इसको जो है विद्यमान साझेदार अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटेंगे। तो उनके बीच में लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है, 1:1 है, बराबर मतलब 1:1। 10 लोग भी रहेंगे तो 1:1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बराबर बराबर मतलब तो 1:1, 1:1 मतलब 1/2 अनुपात 1/2, आधा आधा, ठीक है। तो 4,862, क्योंकि राउंड अप करना है निकटतम रुपए तक, तो 4,862 इसको दे देते हैं और 4,861 बी को दे देते हैं, ठीक है। तो कहाँ जाएगा ये, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित हो जाएगा, उनको दिया जाएगा। कुल मिला के क्या एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा मित्रों, उच्चंद खाता विकलन और विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाता से, ठीक है। तो उच्चंद खाता विकलन हो तो विकलन साइड जाके लिखेंगे, साझेदारों के पूंजी खाता से, साझेदारों के पूंजी खाता से, ठीक है। ए और बी कितना कितना है 4,862 और 4,861, टोटल कितना निकलता है, ये टोटल निकलता है मित्रों 9,723, ठीक है। अब इसको आप लोग टोटल करिए, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा ये टोटल 17,723 और इधर भी 17,723। तो इस तरह से आपका जो होगा ये कंप्लीट हो गया आपका उत्तराधिकारी का खाता या उच्चंद खाता, जो भी आप कहना चाहे, दोनों सेम टू सेम होता है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक बार अच्छा से देख लीजिए, जो मैं मिटाया हुआ हूँ उसको भी बेहतर से देख लीजिए। ये उच्चंद खाता और ऋण खाता दोनों सेम टू सेम बनता है, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ आकर के क्योंकि उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई, इसी प्रकार जो है अगर साझेदार का उच्चंद खाता भी बनाएंगे, अगर साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तब भी वैसे बनेगा, कोई जरूरी नहीं उत्तराधिकारी का ही हो। अगर यहाँ पर उत्तराधिकारी, क्योंकि साझेदार मर गए इसलिए उत्तराधिकारी का खाता लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर साझेदार नहीं मरा रहता और लेकिन उसको उच्चंद खाता के माध्यम से भुगतान करते तो यहाँ पर उच्चंद खाता बस लिखते और कुछ भी नहीं होता, और यहाँ पर भी वही सीधा सीधा एंट्री होता, ठीक है। और यहाँ पर साझेदार मरता तो बाकी जो साझेदार है उन लोग जो है अपने लाभ विभाजन अनुपात में जो शेष राशि उसको बांटते, जैसे 9,023 को 9,723 को 4,862 और 4,861 रुपये में बांटे, किस अनुपात में, 1:1 में, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, नहीं आया होगा तो बार बार रिपीट करके देख लीजिए। इस तरह से आप लोगों का साझेदार का अवकाश, निवृत्ति एवं मृत्यु, इस अध्याय के सारे सवाल, सबसे पहला क्या बताया मैंने, नफा का अनुपात और नए अनुपात की गणना। दूसरा बताया मैंने क्या, जर्नल की प्रविष्टि। तीसरा क्या बताया मैंने, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बताते चला जा रहा हूँ ना। तीसरा जो सवाल में क्या बनाया मैंने, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूंजी खाता। और चौथा बताया हम जो क्या बताएं, उच्चंद खाता और साझेदार का ऋण खाता, ठीक है। ये सवाल जो सबसे ज़्यादा आने वाले सवाल यही हैं, ऋण खाता, इसी वीडियो में जो 2 सवाल बताया वही वाला, और पूंजी 6 नंबर में क्या आएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता। 1-1 नंबर वाला भी मैंने सवाल जो प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं आपको, MCQ आने हैं, उसका भी टॉप 20 क्वेश्चन मैंने इस पार्ट से बताया हुआ है। आप उन वीडियो को भी देखिए और बेहतर ढंग से तैयारी करके जाइए। मिशन 100% है हमारा दोस्तों, निश्चित है आपका 100% आएगा अकाउंट में,
ये मेरा दावा है। अगर आप लोगों ने मैंने जो बताया उस टाइम टेबल को फॉलो किया है, जो मैंने बताया उस आधार पर पढ़ा है, आप लोग जो है ऐसे गणना करना सीखिए और उसके बाद इस गणना को समझ जाएंगे तो उसको तेज़ गति से करिए। इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अगर शॉर्टकट भी कर सकते हैं तो शॉर्टकट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो है इससे मतलब है और बेसिक गणनाओं से मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए। इसके पश्चात हमारा शुरू होगा क्या, साझेदारी फर्म का विघटन। दोस्तों वीडियो अगर हम थोड़ा लेट अतिपा हो सकता है, मेरा तबीयत ऊपर नीचे चल रहा है, इसके कारण मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा भी कुछ ड्यूटी चलता है, उस ड्यूटी से आने के बाद ही मैं ये क्लास को करता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। लाइक करें, शेयर करें और क्या करेंगे, सब्सक्राइब। गुड नाइट।